हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी मीन्स दिन रविवार को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट का वह पेपर लेकर के आए हैं जो पेपर आपका 18/11/2012 में हुआ था। उसके हम जो है आज इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षण के जो है 15 प्रश्न, फर्स्ट 15 प्रश्न आज इस क्लास में आपको कराएंगे टेस्ट के तौर पे। इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि इन 15 प्रश्नों में बाल विकास एवं शिक्षण के कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने जो है सीटेट 2026 के लिए कितनी अच्छी तैयारी जो है सीडीपी मीन्स बाल विकास में की है। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न जो है 2012 के पेपर में यही सीडीपी का पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, यानी सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं सामान्यतः, 4 ऑप्शन आपके पास है। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। पूछा क्या गया है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं किस में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंध रखते हैं। आप लोग बताइएगा जो है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं जो है किन में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आप अपने मन में राइट आंसर इसका सोच लीजिए। अगर इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, सही आंसर आप सोच लें क्या हो सकता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे दिया है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये सीखने संबंधी निर्योग्यताएं इन्हीं बच्चों में पाई जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती क्या है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कोई बालक है, कोई बच्चा है, जब पढ़ता है, किसी चीज को पढ़ता है या लिखता है, जैसे गणित पढ़ रहा है या भाषा संबंधी, उसको बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े, बहुत ही ज्यादा उसमें कठिनाई महसूस करे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सीखने संबंधी जो विकार होता है। लर्निंग मतलब होता है सीखना, डिसेबिलिटी मतलब होता है विकार। तो सीखने संबंधी जो विकार होता है उसी को कहा जाता है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। और यह जो है उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं और अक्सर ज्यादातर देखने को मिलता है उनके बच्चों में भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो ये इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम आपसे मेरे भाई एक चीज कहेंगे, आप अपना खुद का एक नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे कोई नया वर्ड मिले तो उसको अपने हाथ से अपने रफ कॉपी में जरूर लिखा करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना हैंड रिटन नोट बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और हम आपको बता दें सीटेट 2026 में, ये सीटेट 2026 में ये जो दूसरा प्रश्न है, इससे इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म है। क्योंकि विकार संबंधी आपसे एक प्रश्न पूछता है, कोई भी सेट आप उठा करके देख लीजिए 2011 से लेकर के 2024 तक, इस तरह का ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे है कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह जो है एस से डब्ल्यू सा और WAS वाच न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। यानी बच्चा जो है इस चीज से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है कि वो सा और वाज में इसी तरीके से न्यूक्लियर और अनक्लियर में जो है अंतर ही नहीं कर सकता है। तो वह किससे ग्रसित है। वो पहला ऑप्शन है डिसमोर्फीमिया से, डिसलेक्सिया से, शब्द जबलिंग विकार से और डिसलेक्सिमिया से। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर सोच लें, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर जो है आपका डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पढ़ने में दिक्कत। जब बच्चे को पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने से संबंधित रिलेट दिक्कत होती है, तो वो जो है विकार होता है आपका, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। तो अक्सर देखे होंगे बच्चा क्या है, सा को जो है वाज पढ़ता है और अनक्लियर और
न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर ही नहीं समझ पाता है, दोनों को सेम ही समझता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। बच्चे को किस में प्रॉब्लम है? रीडिंग में प्रॉब्लम है, पढ़ने में। चलिए, ये रहा आपके पास टेस्ट का अगला प्रश्न और इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक मिनट भाई। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, तीसरा ऑप्शन है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं और चौथा ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर सकते। आप लोग बताइएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के इसमें से कौन से लक्षण, कौन से गुण पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। चार ऑप्शन है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न यहाँ पे है कि आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षाकक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। इसके बारे में आप जानते हैं आंशिक पुनर्बलन के बारे में? तो आइए समझ लेते हैं। जो आंशिक पुनर्बलन हमारा होता है, जब बालकों का, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनका जो है बहुत कम समय में, ठीक है, जैसे रुक रुक करके जो है कभी कभी उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। जैसे बच्चों का मूल्यांकन असेसमेंट करना है तो बच्चों को हमेशा प्रेरित ना करें, कभी कभी आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, कभी कभी मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, कभी कभी आप जो है उनको पुरस्कृत कर दे रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है आंशिक पुनर्बलन। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये जो आंशिक पुनर्बलन होता है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। सही ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न यहाँ पे है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं जो है उन बच्चों को सामान्यतः होता है। पहला ऑप्शन है डिस, यहाँ पे ग्राफिया भाई, डिसग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्थीमिया, तीसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया और चौथा ऑप्शन है डिसलेक्सिया। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है आपको हम बता दें, ग्राफ, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्राफ, तो ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो ये लिखने संबंधी विकार होता है। ऐसे बालक जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में संबंधी इनको विकार होता है, तो वो डिसग्राफिया कहलाता है। डिसकैलकुलिया आपका ये गणित संबंधी विकार है, गणित में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में, और डिसलेक्सिया ये आपका पढ़ने से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में डिस्थीमिया क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर जो है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे स्पेस है खाली स्थान, किसका अनुभव कर सकते हैं किशोर। पहला ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्त के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव और आत्मसिद्धि के भाव। आप लोग बताइएगा किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता का मतलब होता है ये अपने बारे में जो है किशोर चिंतन कर सके, दुश्चिंता का मतलब यही है चिंतन कर सके अपना भविष्य के बारे में, और स्वयं से सरोकार का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं की जागरूकता के बारे में, ये किशोर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पे दिया गया है फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना।
देख रहे हैं सब में गतिक कौशल है, फुदकेंगे, फुदकने में भी आपका जो है गतिक कौशल पाया जाएगा, दौड़ने में भी, लिखने में भी, चढ़ने में भी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सूक्ष्म पूछा गया है, सूक्ष्म मतलब धीमा, इन सब में सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौशल किसमें होगा, गति कौशल, लिखने में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है, प्रश्न के वर्ड्स को, शब्दों को आप समझेंगे तो आसानी से प्रश्न को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो है क्या निहितार्थ है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, चौथा है ऑप्शन है कि बच्चे उन बच्चों के संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें, भले आपको पहले ही पढ़ते आपको ऑप्शन मिल जाए, बट चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो सकता है। यहाँ पे पूछा गया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, जो है यही जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप जल्दी से सोचेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। भाषा के अर्थ में जो है सबसे छोटी इकाई है, वाक्य है, रूपीम है, स्वनीम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, ठीक है, प्रैग्मेटिक्स है। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा स्वनीम। हमने कहा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ग होगी, ठीक है, ये बुद्धिलब्धि से आईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक फार्मूला होता है आईक्यू बराबर, क्या होता है, आईक्यू बराबर होता है एज मेंटल एज अपान एक्चुअल एज, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग, जो है हिंदी में लिखेंगे तो होता है बुद्धिलब्धि बुद्धिलब्धि, ठीक है, बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। इसको आप फार्मूले को याद कर ली, इसमें क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि में परीक्षण में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुद्धिलब्धि यहाँ पे दिया गया है आपका कितना 16 दिया गया है, इक्वल टू कितने अंक प्राप्त करता है यहाँ पे भाई 75 अंक प्राप्त करता है। क्या बताना है, इसकी मानसिक आयु बताना है, तो ऊपर लिख लीजिए मानसिक आयु। एक मिनट सॉरी भाई, यहाँ पे इंटू में 100 होता है, ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 है, यहाँ पे भी गुणे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानसिक आयु लिख लेंगे बटे यहाँ पे कितना दिया है 75 अंक प्राप्त करता है, 75 यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100। यहाँ से देखिए इधर आ जाएगा तो 16, ये भाग में इधर तो हो जाएगा गुणे में, अपान ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। चलिए कैंसिल कर लीजिए, 25 ते 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 ते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इसकी मानसिक आयु 12 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, बहुत ही आसान है, फार्मूले पे आप याद के लिए आईक्यू लेवल निकालना है, ठीक है, बुद्धिलब्धि निकालनी है तो मेंटल एज बटे एक्चुअल एज इनटू 100 होता है, ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, वाह कारक, असफल से बचने के लिए प्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति,
लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मैक्सिमम रूप से मोटिवेट करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि सेटिस्फेक्शन है, यही जो है सबसे ज्यादा सीखने के लिए अधिकतम मोटिवेट करता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न हमारा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है जो है निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके। पहला ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, और बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आप लोग बताएंगे कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत है निम्नलिखित में निहितार्थ देता है सिवाय। ठीक है, तो हम आपको बता दें बहुबुद्धि सिद्धांत, बाकी ये तीनों इसमें निहितार्थ शामिल है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला स्टेटमेंट आपका नहीं शामिल होगा, इसके सिवाय है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं सही हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना। प्रश्न देखिए पढ़ेंगे हम लोग फिर से कि एक समान जुड़वा भाइयों को में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और जो दूसरा है उसको एक निर्धन परिवार द्वारा। तो कह रहा है कि 1 वर्ष बाद जो है उनके जो बुद्धि लब्धांक के बारे में इनमें से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। निर्धन परिवार वाली लड़की की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा ऑप्शन है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, इसके आगे के जो प्रश्न है 16 से लेकर के 30 तक 2012 पेपर के जो सीडीपी के है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको अगर ये आ रहा है। प्रश्न क्या है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवा। तो सीखने के लिए जो आकलन है निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, किसके सिवाय। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो प्रश्न नहीं है भाई इसमें। ठीक है, यही आपका लास्ट प्रश्न था 15 और ये 16 प्रश्न को आपको बताना आंसर। ठीक है, हम आपको बता दें अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए ऐसे यूजफुल डेली कंटेंट्स लाते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज अभी आपको करा रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट्स मिलता रहे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।